Okay. Good morning to all of you. Today we are starting a new chapter, wave optics. Okay. So name of the chapter is wave optics. Wait. Okay. Clear. वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जैसे जो चीज़ें हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ी हुई थी, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर, याद है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इनके हमको डेरिवेशन यहाँ पे पढ़ना है कि इनको डेराइव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इनको डेरिवेशन किस तरह से करते हैं, इनको डेराइव कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल में हम लोगों को पढ़ना क्या है वो आपको बता दें। सुनो, सबसे पहले होता क्या है, हाइगेन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या बताया, जैसे मान के चलो कि एक हमारे पास कोई सोर्स है, एक हमारे पास कोई एक सोर्स है, बल्ब जल रहा, क्या जल रहा, बल्ब जल रहा, कोई एक सोर्स है हमारे पास। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि सोर्स से जो है क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, अगर कोई लाइट सोर्स है तो उससे लाइट निकलेगी, और अगर कोई वेव सोर्स है तो उससे वेव निकलेगी। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। हम लाइट ऑप्टिक्स तो पढ़ नहीं रहे ना, हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सोर्स कौन सा कहलाएगा, वेव सोर्स। तो इससे क्या निकलेगा, वेव्स निकलेंगी। क्या निकलेगा, वेव्स निकलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इससे ये वेव्स निकल रही। मान लो इन वेव्स की जो स्पीड है वो कितनी है, v। मीडियम जब तक सेम रहेगा तो उनकी स्पीड फिक्स रहेगी। मीडियम के बदलने से स्पीड चेंज हो जाती है, हर एक चीज़ की स्पीड चेंज हो जाती है, मीडियम बदल जाता है तो। ठीक है, तो ये जो वेव्स हैं वो आगे जाएंगी। कहने का मतलब ये था कि इससे वेव चारों डायरेक्शंस में से निकल रही होगी, निकल रही होंगी कि नहीं निकल रही होंगी, अरे बोलते जाया करो। तो ऐसे मान सकते हैं ना, इस प्लेन पे यहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं वो सब की सब सेम टाइम पे पहुँच रही होगी, क्योंकि ये पूरा सर्किल ही बनेगा, ऐसे करके बनेगा। अरे सीधी सी बात है, जैसे अगर कोई एक सर्किल बनाया जाए तो इसके सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहेगी, कहीं भी जाओ आप। तो भाई एक मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का एक सर्किल बनाया इस टाइप का, इसको एक सरफेस कह रहे हैं। तो इस सरफेस पे यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी वो सब की सब सेम टाइम पे पहुँचेंगी, पहुँचेंगी कि नहीं, समझ गए। तो इस सरफेस का नाम क्या होता है, इसी सरफेस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। बोलो, वेव फ्रंट। यहाँ पे नेमिंग करते हैं अलग से। तो ये भी जो सरफेस है वो क्या कहलाएगी, हमारी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ हर एक पार्टिकल फेज में होता है। और फेज का मतलब आप सर्किट में पढ़ चुके हैं, याद करो, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाया था फेज का मतलब क्या होता है। जैसे आर सर्किट में करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं, तो फेज का मतलब है सेम। जैसे जैसे करंट चलेगा वैसे वैसे वोल्टेज चलेगा, जैसे जैसे करंट घटेगा वैसे वैसे वोल्टेज घटेगा, तो फेज का मतलब वही होता है। एल सर्किट में वोल्टेज आगे है π/2 करंट से, सी सर्किट में पीछे होता है वोल्टेज π/2 करंट से। ठीक है, तो इस सरफेस पे हर एक पार्टिकल कैसा होगा, फेज में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल इस सरफेस पे सेम टाइम में पहुंचा होगा। समझ पा रहे, पहुंचा होगा। और ये जो सरफेस है वो आगे जाके बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब वो सरफेस लगभग फ्लैट हो जाएगी, इन्फानाइट पे जाके। ठीक है, अब v स्पीड से यहाँ से ये लाइट वेव निकली है, अगर हम टाइम को स्मॉल t माने तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बताओ जरा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। अगर स्पीड जो है वो v है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, vt। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब vt रेडियस का आपको सर्किल बनाना है।
वीटी रेडियस भरी, क्या होता है वो? सर्किल किससे बनता है? वो क्या होता है? प्रोटेक्टर, कंपास होता है। क्या होता है? कंपास होता है। तो उसमें वीटी रेडियस भरी आपने, अरे वीटी कोई वैल्यू होगी, तो वीटी रेडियस आपने भरी और सर्किल बनाए। अब इन पे ये क्या है? पॉइंट्स ही तो हैं, तो ये पार्टिकल ही तो है, ये जो पॉइंट बना रहे हैं। क्यों है पार्टिकल? क्योंकि इनसे जो वेव है वो पार्टिकल से मिलके बनती। तो इन पार्टिकल्स को सेंटर मान के, वीटी को रेडियस मान के सर्किल बना रहे हैं। ऐसे सर्किल बनेंगे, ऐसे बनेंगे सर्किल, अरे बोलते जाओ, ऐसे सर्किल बनते जाएंगे ऐसे करके, सही है ना? ऐसे सर्किल बनेंगे। इन सर्किल्स को टच करता हुआ, इन सर्किल्स को टच करता हुआ एक नया प्लेन बना रहे हैं। देखते जाना बस गौर से, अभी समझ में आएगा सब। इन सर्किल्स को टच करता हुआ एक नया प्लेन ड्रॉ किया। हो गया? हो गया कि नहीं? इसका नाम माना ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं न्यू वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू वेव फ्रंट। इनमें जो ये पॉइंट्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जो टच कर रहे हैं सर्किल को, इन पॉइंट्स पे ही तो टच हो रहा है। इनसे क्या निकलती हैं? न्यू वेव्स निकलती हैं। इनसे क्या निकलती हैं? न्यू वेव्स निकलती हैं। समझ रहे हो? जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। इनसे न्यू वेव निकलेंगी जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा ड्रॉपलेट्स, अरे ड्रॉप्स, वैसे यहाँ पे होता है वेवलेट्स, वेव्स, पार्ट, कुछ हिस्सा। जैसे पानी का हिस्सा एक बूंद है, तो ड्रॉप ही तो कहते हैं उसको, तो ड्रॉपलेट कह देते हैं। ऐसे ही वेव का एक हिस्सा वेवलेट कहलाएगा, वेवलेट कह देंगे उसको। ठीक है। तो इन पॉइंट से न्यू वेव्स निकलेंगी जो कि प्राइमरी स्पीड से ही आगे बढ़ेंगी। प्राइमरी स्पीड हमारे पास कितनी थी? v। तो इनसे जो वेव्स निकल रही हैं वो भी v स्पीड से ही आगे बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी आगे? क्योंकि मीडियम चेंज हो नहीं रहा। मीडियम चेंज हो जाता तो स्पीड बदल जाती, लेकिन क्या यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है? कोई मीडियम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो जो उनकी स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? v रहेगी, सेम रहेगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो प्राइमरी स्पीड से ही आगे बढ़ेंगी, और प्राइमरी स्पीड हमारे पास कितनी थी? v थी। बात आ गई समझ में? कोई डाउट इतनी बात में किसी को भी? बोलते जाओ। ठीक है। अब यही वेवलेट्स आगे जाके क्या हो जाएंगी? बताओ। ये जो अपन ने वेव फ्रंट बनाए हैं, ये जो वेव फ्रंट अभी ऐसा सर्कुलर दिखाई दे रहा है, धीमे धीमे आगे जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एक इन्फाइनाइट पे जाके देखेंगे ये लगभग सीधा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये जो वेव फ्रंट है हमारा वो लगभग सीधा हो गया, इस टाइप का। ठीक है, समझ रहे हो ना? और इनमें ये क्या बने थे? सर्किल्स बने थे। इन सर्किल्स की रेडियस कितनी थी हमारे पास? बोलो कितनी थी रेडियस? वी। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये जो रेडियस है वो कितनी है? वी रेडियस है। ठीक है। इनको टच करता हुआ एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ किया था इस तरह से। ठीक है, थोड़ा देख लेना, टच होना चाहिए इस टाइप से। ठीक है। इसका नाम क्या रखा था अपन ने? ए बी, और इसका नाम क्या रखा था अपन ने? ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? न्यू वेव फ्रंट कहलाएगा। ए डैश बी डैश क्या कहलाएगा? न्यू वेव फ्रंट कहलाएगा। और ए बी क्या कहलाएगा? सिर्फ वेव फ्रंट कहलाएगा। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेन जहाँ हर एक पार्टिकल फेज में होता है। ठीक है। उन पार्टिकल्स का लोकस वो वेव फ्रंट कहलाता है, जहाँ हर एक पार्टिकल फेज में हो, ना कोई आगे ना कोई पीछे। एक सीधी सी बात है कि ये पॉइंट सोर्स है अगर, तो इस पॉइंट सोर्स से ए बी पे जो भी वेव गिरेंगी वो सब सेम टाइम पे गिरेंगी। ठीक है। तो उस पे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब कैसे हो जाएंगे? फेज में हो जाएंगे। तो उसी हम प्लेन को या सरफेस को हम क्या कह देते हैं? वेव फ्रंट। क्या कह देते हैं? बात आ गई समझ में? तो वेव फ्रंट में हर एक पार्टिकल कैसा होता है? फेज में। ऑल द particles at wave front are in
आर इन फेज, आर इन फेज। बताओ भाई, कोई डाउट इतनी बात में है? कोई डाउट? तो ये जो हाइगेंस का प्रिंसिपल है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल था। वैसे इन्होंने प्रिंसिपल में बताया था कि होता क्या है कि जैसे अभी तक अपन लाइट पढ़ते रहे, ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं वेव, तो जो चीज़ें अभी अपन ने लाइट में पढ़ी थी वही चीज़ें हमें वेव में पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? तो वेव में हाइगेंस ने ये बताया है कि जो वेव है उसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वेव को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सन से जो लाइट आती है तो उसको मीडियम की ज़रूरत है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं। भाई वेव जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको मूव करने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको मूव करने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम हो या ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको मूव करेंगे हम तो। समझ रहे हो? हम तो मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो वेव है उनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक। उन्होंने एक मीडियम मान लिया अपने मन से, ईथर। क्या मान लिया? ईथर, ठीक है। उन्होंने बताया कि कोई हमें ऑब्जेक्ट कब दिखाई देती है? जब लाइट निकल के या वेव निकल के उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है और फिर उस ऑब्जेक्ट से वेव टकरा के हमारी आंखों पे गिरती है, तब वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। समझ रहे हो बात को? ऐसा थोड़ी है कि जैसे तुमने देखा ना, लाइट तुमने जैसे स्विच ऑन किया हमें सब दिखने लगा, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है। अरे सन कितनी दूर है? उससे यहाँ तक अर्थ तक लाइट आने में कितनी देर लगती है? 8 साढ़े 8 सेकेंड, करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो सोचो कि अपन तो एक रूम में बैठे हैं, लाइट का अपन ने स्विच ऑन किया और सारी ऑब्जेक्ट तुरंत देखने लगी, क्यों? सोचो कितनी स्पीड होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे? लाइट जैसी निकली तुरंत ऑब्जेक्ट्स पे टकराई, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद सीधी हमारी आंखों पे टकराई, रेटिना पे दिखने लगी ऑब्जेक्ट हमें। समझ में आ गई बात? तो ये होता है हाइगेंस का प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल के हिसाब से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। I = R कैसे होता है और N = sin I / sin R कैसे होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको नोट करना है क्या? नहीं करना है? सिंपल सी चीज़ें हैं ये, तो कोई दिक्कत तो होनी चाहिए, ठीक है। हटा दें इसको फिर। सॉरी, नोट्स जो है तो देख के बना लोगे, लिखना वगैरह वीडियोस देख के आपका हो जाएंगे नोट्स वगैरह, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस भी पूरा कराना है। तो अब अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखते हैं किस चीज़ का? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो ना? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसकी हेल्प से? बाय बोलो, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल। तो इनकी हेल्प से अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन को अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बस सुनते जाना बहुत गौर से, बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा तुरंत। ऑब्वियस सी बात है, जब हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए, हमें ऐसी सरफेस चाहिए जो एक तरफ से पॉलिश्ड हो, ठीक है। एक सरफेस मान ली अपन ने, इस सरफेस में क्या है? पॉलिश है। क्या है? ये देखो पॉलिश है, इसका नाम S' मान लिया ऐसा कोई एक सरफेस, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल। क्या है? लाइट गिरेगी, वेव गिरेगी। जहाँ भी अगर हम धोखे से लाइट बोलते हैं तो लाइट नहीं है, वो वेव ही है। इनकेस अगर धोखे से निकल जाए तो वेव ही समान, लाइट नहीं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है। ये गिरी वेव है, एक और गिरी, ठीक है। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो है एक वेव फ्रंट ही गिर रहा है, ठीक। तो इस वेव फ्रंट का नाम क्या है? AB। जो वेव फ्रंट है AB, वो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है किसी एंगल पे, इस सरफेस पे। समझ पा रहे?
जैसे ये वेव फ्रंट है तो इसका हर एक पॉइंट जो है वो वेव सोर्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा, अभी बताया था। यानी यहाँ से भी वेव निकल रही, यहाँ से भी 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 निकल रही, निकल रही कि नहीं। हमने सिर्फ ये वाली ले ली, अब इतनी वेव का बनाने का मतलब ही नहीं, घनापन हो जाएगा। ठीक, तो 2 वेव्स बना ली बस किनारे वाली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनो, हम इसको अगर इंसिडेंट रे मान के चलें तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इधर आ जाओ, दिखाई नहीं देगा। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ओके, अब सुनो, अगर ये एंगल आई है, बहुत गौर से सुनना, तो बता दो ये एंगल कितना होगा? थीटा है ही नहीं। 90 माइनस, सुनो गौर से, ये जो लाइन है इस लाइन पे कितना एंगल बना रही? 90 माइनस आई। अरे ये लाइन इस लाइन पे कितना एंगल बना रही? 90। ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना बचा फिर? 90 माइनस आई बचा। अब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर थी तो ये एंगल 90 का है तो ये 90 माइनस आई, तो ये कितना बचा? आई। बात समझ गए? तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? आई ही हो जाएगा। हाँ, सीधी बात वही थी, लेकिन बायो वाले भी होते हैं तो समझ में आ गई बात। ठीक है, ओके। अब होगा क्या? ये वेव इधर आई, रिफ्लेक्ट हुईगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये वेव जो है कहाँ जाएगी? कहीं इधर चली जाएगी, ऐसे करके जाएगी। और ये वाली वेव इधर आई थी तो ये वाली वेव भी कहीं इधर चली जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके। तो यहाँ ये थोड़ा तिरछा हो गया, सही बना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब हमें क्या चाहिए? नॉर्मल, क्योंकि हमें एंगल और रिफ्लेक्शन भी तो शो करना है। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। अब बहुत गौर सुनो, अगर हम मान के चलें कि t = 0 पे वेव फ्रंट ए बी का पॉइंट ए इस सरफेस को टच ही कर रहा, मान लो उसी सरफेस से स्टार्ट ही हो रहा, वो ऐसे जैसे ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट हो रहा था, ऐसे अभी बताया था कि इंसिडेंट हो रहा है। अब हम ऐसा नहीं मान रहे, हम ऐसा मान के चल रहे कि ऐसा ये कांटेक्ट में है ही ऑलरेडी पहले से, इसका एक सिरा इस सरफेस के कांटेक्ट में है ऑलरेडी, t = 0 पे यहीं से स्टार्ट हो रहा। तो इस वाले एंड से, सुनना, इस वाले एंड से इस सरफेस तक आने में वेव्स को कुछ टाइम लगा होगा। जैसे अब जैसे इसको तो कांटेक्ट में मान लिया, लेकिन ये कांटेक्ट में थोड़ी ना था यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में वेव को कुछ टाइम लगा होगा, क्योंकि स्पीड अगर हम वेव की v मान के चलें तो टाइम मान लो t है। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी? b से इस पॉइंट तक vt। इस पॉइंट को आप नाम बोल दो a'। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? जो ba' है वो कितना हो जाएगा? bt। हाँ या ना? हो जाएगा, डिस्टेंस है ना, तो b से a' तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? vt हो जाएगी। हो जाएगी? कोई दिक्कत है? ओके। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने a पॉइंट को मान लिया क्या? सेंटर। a पॉइंट को हमने क्या माना? सेंटर। और हमने फिर से वही रेडियस भरी, कितनी? vt। कितनी रेडियस भरी? vt। कहाँ? कंपास में। कहाँ भरी? बल्ली। अब हमने कंपास में रेडियस भरी और a पॉइंट को माना सेंटर, कंपास की पिन यहाँ रखी और इस पॉइंट इधर ऐसे लगाया एक आर्क। समझ रहे हो? अरे यार मिट गया। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने क्या लगा दिया? एक आर्क लगा दिया। ठीक है, ये रेडियस कितनी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? vt। अब इस आर्क को टच करता हुआ a' से एक पॉइंट, एक प्लेन ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम बोल दो b'। तो जो a' b' है वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट कहलाएगा। ए बी क्या कहलाएगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और a' b' क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। देखो ये वेव और ये वेव रिफ्लेक्ट हुई थी, ये वेव और ये वेव रिफ्लेक्ट हुई थी, तो वहीं तो ऐसी रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट ऐसी तो जाएगा। अरे जब इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा आ रहा है तो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट ऐसी तो जाएगा। देखो, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है? कोई समस्या आ रही है? क्लियर चल रहा ना? अब यहाँ पे देखो लिखते हैं ए बी जो है हमारा वो क्या कहलाएगा? ए बी क्या है? बोलो। इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट।
और जो हमारा ए डैश बी डैश है वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। कैप्चर हो रही है? कोई डाउट इतनी बात में किसी को? क्लियर हो गया सब? सिंपल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सुनो। जैसे ये एंगल आई था तो ये एंगल आई हो गया था। देखो एक बात याद रखना, ये एंगल आई नहीं है, ये पूरा एंगल आई है। देखो बना है ना, तो याद रखना इसको, गलती ना करना। तो ये एंगल अगर आई था तो ये एंगल पूरा आई हो गया था। अब अगर ये एंगल आ रहा है तो फिर ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? अब समझ गए हो कैसे? तो ये एंगल हो गया आर। बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर बी ए डैश वी टी था तो हम आपसे अगर पूछें ए बी डैश कितना होगा? वी टी होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? ए बी डैश वी टी क्यों होगा? क्योंकि हमने वी टी रेडियस तो भरी थी, तभी तो उतना आर्क लगाया था वी टी का। तो ए बी डैश भी कितना होगा? वी टी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं? समझ गए? अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। पहला ट्राइंगल हमारे पास ए बी ए डैश, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल ए बी ए डैश। और बच्चों हमारे पास दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके। तो एक ट्राइंगल हो गया ए बी ए डैश, एक ट्राइंगल हो गया ए बी डैश ए डैश। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप अगर गौर करेंगे तो ये वाली जो साइड है ना ए डैश, ये वाली, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये साइड कैसी हो गई? कॉमन साइड हो गई कि नहीं? ठीक है। अब सुनना, ए जितना बी पॉइंट से ए डैश की डिस्टेंस है, क्या उतनी डिस्टेंस ए पॉइंट से बी डैश की है? और कितनी है? वी टी है। हाँ या ना? एक साइड कॉमन, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल, तो फिर ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल होगी कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, दो साइड इक्वल हैं, तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, पता है ना? तो ए डैश बी डैश के सामने वाला एंगल कौन सा है? और ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? तो आई इक्वल टू, प्रूव हो गया। यही तो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाइन सेम प्लेन। प्लेन में दिख रहे हैं, बोर्ड एक प्लेन ही तो है। हमने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे ये 3D में है, बाहर है, अंदर है, ऐसा है कुछ? एक ही प्लेन में है सब कुछ। समझ गए? तो ये पूरा इसका डेरिवेशन हो गया। कोई डाउट है? बताओ। नोट करना है? नहीं करना है? हटाएं, आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी प्रिंसिपल से, हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है भाई, वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया, बताया हुआ था। तो इन्हीं का प्रिंसिपल चल रहा ही है। चलो देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो सुनो, रिफ्रैक्शन, ठीक है? सही है स्पेलिंग? सही है? सही है, स्पेलिंग सही है रिफ्रैक्शन। चलो देखो रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन अगर हम शो करेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहिए। अब हम ऐसी सरफेस नहीं लेंगे जिसमें पॉलिश हो, तो हम लोगों ने एक सरफेस मानी एस एस डैश। ये सरफेस क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगी। यहाँ पे वही सिस्टम होगा, क्या? नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे लेकिन दो मीडियम है, क्योंकि वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाला मीडियम कैसा है और नीचे वाला मीडियम कैसा है। ठीक है, यहाँ स्पीडें भी अलग अलग होंगी, v1 v2 होगी। जैसे अभी तक स्पीड सेम रही क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ, v स्पीड रही, लेकिन अभी मीडियम चेंज हो रहा तो स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पे टकराएगी वेव। एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक वेव फ्रंट ही इंसिडेंट हो रहा है किसी एंगल पे। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं
इस तरह से एक कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, ये देखो, ठीक है। इस वेव फ्रंट का नाम क्या है? ए बी क्या कहलाएगा? कौन सा वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा। ए बी क्या कहलाएगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इस एंगल को हम कितना बोल देंगे? बोलो आई। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? बोलो आई। हाँ या ना? यहाँ पे एक नॉर्मल, ठीक है। अब ये वेव इधर टकराएगी तो यहाँ पे बेंड होगी, क्योंकि जब लाइट रे डेंसर से रैरर में, सॉरी रैरर से डेंसर में जाती तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये बेंड हो जाएगी इस तरह से, होगी। तो ये वाली भी हो जाएगी बेंड कि नहीं हो जाएगी? ठीक। तो ये एंगल तो आई हो गया। इस पॉइंट को कुछ मान लो, ए डैश मान लो, इसको मान लें। फिर से वही काम कि t इज इक्वल टू 0 पे हम मान के चल रहे हैं कि वेव फ्रंट का पॉइंट A इस सरफेस को टच कर रहा, तो B पॉइंट से A डैश तक आने में वेव को कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, t टाइम लगा है। स्पीड ऊपर वाले मीडियम में v1 है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी B से A डैश तक की? v1t। कितना हो जाएगा? B से A डैश तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? v1t। हाँ या ना? ठीक है। अब A पॉइंट से वेव आगे बढ़ेंगी, उसी टाइम t में, टाइम तो सेम लेके चलेंगे ना, उसी टाइम स्मॉल t में, सुनना क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसको तो हमने कॉन्टेक्ट में माना था। जितनी देर में वेव B से A डैश तक पहुंचेगी, मान लो उसको t टाइम लगा, उतने ही टाइम में हम देखेंगे कि A से वेव कितना आगे पहुंची। नहीं बात समझे? समझ रहे हो बात को? लेकिन स्पीडें यहाँ अलग अलग हैं, तो डिस्टेंस सेम तो हो नहीं सकती। तो हम मान के चल रहे हैं कि B पॉइंट से A डैश तक आने में टाइम अगर स्मॉल t लगा है, स्पीड v1 थी, तो उसी टाइम स्मॉल t में A से वेव कितना आगे बढ़ी होगी? ठीक है। तो कितना आगे बढ़ी होगी वेव? v2t नहीं बढ़ी होगी? स्पीड कितनी है? टाइम तो t ही लेना है, तो कितना आ जाएगा? v2t। अब हम करेंगे क्या? भाई A को सेंटर माना, फिर v2t रेडियस भरी, कहाँ? कंपास में आर्क लगाया, लग गया। ये आर्क जो है वो कितनी डिस्टेंस पे लगा है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? v2t। तो इस पॉइंट को अब हम कुछ मान लें, b डैश मान लें, तो इसको ये जो डिस्टेंस आई वो हमारे पास किसकी आई? a b डैश। कितना हो गया? v2t। अब करना क्या है? इसको टच करते हुए यहाँ से प्लेन ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ये क्या कहलाएगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। नाम लिखो, ए बी क्या कहलाएगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास ए डैश बी डैश है वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट कहलाएगा। कोई डाउट? सिंपल है, हाँ या ना बोला करो। ठीक है, सब सही चल रहा? ठीक है, तबीयत आराम है पहले से? क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे बढ़ो। ये एंगल क्या कहलाएगा? तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा? कहलाएगा। एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि अगर ये आई है तो ये आई क्यों नहीं हुआ, वो होता है ना अपोजिट, तो इस बात को याद रखना, ये तभी होता है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती होता है। लेकिन क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है। अगर ये डिस्टेंस B से A डैश तक की डिस्टेंस A से B डैश तक की डिस्टेंस के बराबर होती तो ऑब्वियसली बात है ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल होती, तो फिर I इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाता, ठीक है। और ये डिस्टेंसेस हैं अलग अलग, हमें पता है, एक है v1t एक है v2t। स्पीड सेम होती तो डिस्टेंस सेम हो जाती, vt, लेकिन अभी तो है नहीं, तो एंगल I और ये इक्वल नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, साफ कर दें यहाँ, क्योंकि अब थोड़ा फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। चलो, इनका यूज़ होगा। अब देखते हैं हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ए डैश, ट्राइंगल कौन सा है? ए बी ए डैश, ये है हमारे पास ट्राइंगल।
तो इस ट्राइंगल में हम लगा रहे हैं साइन आई, साइन थीटा, थीटा आई है तो क्या लगा रहे हैं साइन आई। तो एंगल साइन में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होगा बी ए डैश, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए डैश। ये ए डैश से ए डैश कट गया, कटता थोड़ी है। तो बी ए डैश कितना है और ए डैश कितना है, पता नहीं कितना है, उतना ही है जितना है, होगा कुछ, क्या करना काटना नहीं, जप लो। दूसरा ट्राइंगल ये वाला है, ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। इस ट्राइंगल में क्या लगा रहे हैं साइन आर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ए बी डैश है, और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूस कितना है ए डैश। इसको मान लेते हैं नंबर, अभी नहीं वैल्यू रख दो। तो साइन आर इज इक्वल टू ए बी डैश कितना था b2t और अपॉन ए डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को कर रहे हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको कर रहे हैं डिवाइड, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा v1t अपॉन ए डैश अपॉन बोलो v2t अपॉन ए डैश हो जाएगा। तो ये नहीं रहे बेचारे, t से t नहीं रहे, सर बचा यहाँ पे क्या है v1 अपॉन v2, और v1 अपॉन v2 क्या होता है पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ रहे हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n। तो फाइनली हमारे पास n इक्वल टू क्या आ गया, यही तो होता है स्नेल्स लॉ, हाँ या ना बोलो, होता है ये स्नेल्स लॉ, लो ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि n इक्वल टू v1 अपॉन v2 कैसे होता है, देखो होता ये है, स्पेस बचा नहीं थोड़ा, ये कैप्चर तो हो रहा था। n इक्वल टू वैसे होता है c अपॉन v, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड, अरे यार जगह नहीं है एक तो, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर होता है, और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।